हेलो स्टूडेंट, आप लोग के लिए सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के सिलेबस में इंक्लूड है। तो इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर में जो आप लोग पढ़े हैं उसमें मोशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बारे में जाने हैं, या मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा इसके बारे में जाने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है इसके बारे में जाने हम लोग। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के नेचर के बारे में जानेंगे, फोर्स के अलग अलग रोल के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जहाँ पर फोर्स के एक्चुअल फॉर्म को जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फोर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। तो फोर्स का डिफाइन तो आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स इज जस्ट लाइक ए एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्केचिंग या अदर वेज। Actually, it is just like external effort which is act on the object in the way of pushing or pulling. ये पुश या मेनली पुश या पुल के फॉर्म में ही ये एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और एक एफर्ट है, जस्ट लाइक एक प्रयास है जिससे बहुत सारे इफ़ेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर आ सकती है। वो इफ़ेक्ट में भी किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। दैट मीन्स अगर कुछ कॉमन इफेक्ट की बात करें हम लोग, तो ए फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगाकर हम लोग उसको मोशन में ला सकते हैं। ये हमेशा नहीं हो सकती है, क्योंकि इस टर्म को समझने के लिए हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और अगर हमारा लगाया हुआ फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, यानी ये रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी। एक फोर्स जो होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है। एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, अगर वो मोशन में है, पार्टिकुलर कोई स्पीड में मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड में तुम चेंजिंग ला सकते हो, यानी स्पीड में चेंजिंग आ सकती है। एक फोर्स जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। तो ये सब कुछ कॉमन इफेक्ट हैं जो फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम ला सकते हैं, और इसी सारे इफेक्ट पर ही हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफाइन बनाते हैं। ये फोर्स क्या है? फोर्स इज जस्ट लाइक एक्सटर्नल इफेक्ट या एफर्ट विच कॉज any kind of the changing, maybe any kind of the changing, maybe not surely. If you apply the unbalanced force, then you are sure if something is happened with your effort, yeah, by applying force. But when it is applied the force in the way of balance, then nothing is happened. तो maybe, लेकिन जब भी फोर्स लगती है तो पुशिंग या पुलिंग के फॉर्म में ही लगती है। फोर्स एक इंट्रैक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में बाई कांटेक्ट या बाई नॉन कांटेक्ट वे में उस पर अप्लाई हो सकती है। तो इस सारे टर्म से कुछ एक टर्म निकल कर आता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक्चुअली होता क्या है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो, यानी कोई भी फोर्स, लॉट ऑफ फोर्स हम लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। यानी उसने कुछ नहीं किया, कोई इफ़ेक्ट नहीं लाया, बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाएगा। यानी एक बॉडी जो है उस पर जिस वर्क के लिए या जो हमारी इफ़ेक्ट लाने के लिए जिस मोड में हमने फोर्स लगाया था, वो कोई भी तरह का इफ़ेक्ट उस पर नहीं आया। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस्ड फोर्स। अगर बहुत ही एक भारी व्हीकल है, जैसे सपोज दैट एक कार है, और एक सिंगल पर्सन जाकर उस पर फोर्स लगा रहा है और उस व्हीकल के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, दैट मीन्स हमारा लगाया हुआ फोर्स क्या है? वो बैलेंस्ड है। या एक टेबल पर रखा हुआ, रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ एक
बुक एक बैलेंस्ड फोर्स के कारण से अपने अपने पोजीशन में बिल्कुल रिटेन रहता है। उस पर एक्चुअली कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फिर भी वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसके पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नॉट जीरो, यानी अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं और उसका इफेक्ट जीरो नहीं आ रही है, दैट मीन्स वो समथिंग इज डूइंग, वो फोर्स कुछ ना कुछ करेगा, चाहे जिस फॉर्म में करे, किसी तरह का इफेक्ट लाए। तो बैलेंस्ड फोर्स से कुछ नहीं होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स से ही कुछ होते हैं। जो भी इफेक्ट लाना है वो अनबैलेंस्ड फोर्स से ही लाएंगे। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसी टर्म में आगे हम लोग आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के बाद न्यूटन्स ने अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कुछ फार्मूलाज निकाले जो 3 फार्मूला के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक्चुअली ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, जो सिंपली हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको इन्वेस्टिगेट किए थे न्यूटन, इसलिए इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअल फोर्स को डिफाइन करता है। जो फोर्स का डिफाइन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फोर्स इज जस्ट लाइक एक्सटर्नल एफर्ट विच एक्ट ऑन द बॉडी इन द वे ऑफ पुशिंग और पुलिंग, विच कॉज सम इफेक्ट इफ इट इज़ एक्ट ऑन द अनबैलेंस्ड वे, अनबैलेंस्ड वे में लग रही है तो इस चीज़ को सबसे पहले अगर कोई डिफाइन किया तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही डिफाइन किया। तो according the Newton's first law of motion, a body continue to be in the state of rest या in the state of uniform motion, that means any kind of the situation। एक बॉडी अगर किसी भी सिचुएशन में है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, और along a straight line, along a straight line, unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो along a straight line, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही थी बॉडी, वो उस समय तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना हो। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अगर उस पर अप्लाई होती है तभी उसमें चेंजिंग होगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस लॉ के 3 पार्ट हो सकते हैं, इस लॉ के 3 पार्ट हो सकते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस समय तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। एक बॉडी अगर मोशन में है तो उस समय तक अपने आप को मेंटेन रख पाएगी, उस समय तक कंटिन्यू वो मोशन करते रहेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगे। या कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस समय तक मूव करेगी जब तक उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगे। यानी ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग फोर्स के डिफाइन में या फोर्स को इंट्रोड्यूस करने में ही बात कर दी। यानी एक तरह से देखा जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल डिफाइन करता है फोर्स का, एक्चुअल। अब इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से एक नया टर्म निकल कर आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी का जो अपने किसी भी स्टेट को मेंटेन रखने की उसमें कैपेसिटी होती है। यानी अगर कोई भी बॉडी अपने किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्टेट में है तो वो ड्यू टू द इनर्शिया ही है। इनर्शिया उसको अपने ही स्टेट में रिटेन करने की पॉसिबिलिटी देता है और रिटेन करने की क्षमता भी देता है। अगर इस इनर्शिया को काउंटर कर दें, इनर्शिया को अगर हम लोग कैंसिल कर दें अनबैलेंस फोर्स लगाकर, तभी उसमें किसी तरह की चेंजिंग आ सकती है। और इनर्शिया, किसी भी बॉडी की इनर्शिया का मेजरमेंट उस बॉडी के मास से होता है। यानी हम इजीली कह सकते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बॉडी। अगर किसी बॉडी का मास अगर ग्रेटर है तो इनर्शिया भी उसकी ज़्यादा होगी।
भारी पत्थर को अगर हमें मोशन में लाना हो तो उस पर एक अच्छी खासी फोर्स यानी एक लार्ज अमाउंट में फोर्स लगानी होगी, तभी जाके वो हेवी स्टोन जो होगा अपनी जगह को चेंज कर पाएगा, नहीं तो अपनी जगह को वो रिटेन रखेगा। तो अपनी जगह को, अपने पोजीशन को रिटेन रखा हुआ है ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया का डिफाइन जो एक बुकिश लैंग्वेज में कहा जाए तो ये इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स अगर उसको हमें चेंज करना है तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, और अनबैलेंस्ड फोर्स उसके मास के मेजरमेंट के थ्रू यानी उसकी इनर्शिया के मेजरमेंट के थ्रू ही लगाएंगे। इनर्शिया जो है उससे ज़्यादा लगाएंगे तभी जाकर वो अपने पोजीशन को वो चेंज कर पाएगा। यानी इस तरह से देखा जाए तो इनर्शिया भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कोई भी बॉडी अपने आप को रिटेन रखे हुए है एक पार्टिकुलर सिचुएशन में, दैट मीन्स अगर वो सिचुएशन रेस्ट का ही है तो उस समय तक वो रेस्ट में रखेगा उस बॉडी को, यानी इनर्शिया उसको उस समय तक रेस्ट में रहने में मदद करेगी जब तक उस पर इनर्शिया को काउंटर करने वाला कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगे। अगर उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा तो इनर्शिया का काउंटर हो जाएगा, इनर्शिया के काउंटर होने के बाद से उसको हम मोशन में ला सकते हैं। वैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर इनर्शिया ऑफ मोशन यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, यानी वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, और उसको रेस्ट में नहीं आने देने में कौन मदद कर रहा है, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी इनर्शिया उसकी अपनी एक एबिलिटी है जो उसको अपने पार्टिकुलर सिचुएशन में ही रखने में क्या करती है, मदद करती है। अगर उसके सिचुएशन को चेंज करना हो तो हमें कहीं ना कहीं इनर्शिया को काउंटर करना होगा। उसकी इनर्शिया जो उसको मदद कर रही है उससे एक ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या करना होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। यानी अमाउंट ऑफ फोर्स हमारी जो होगी वो इनर्शिया के लगाए हुए फोर्स से ज़्यादा होगी, यानी अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो अगर वो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पर अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दें इनर्शिया के अकॉर्डिंग, तो या तो ऑब्जेक्ट का मोशन में अगर वो स्पीड है तो बढ़ जाएगी, या तो स्पीड घट जाएगी, या हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। यानी जितनी अमाउंट में फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क होगा। अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बॉडी को हम अगर इनर्शिया के काउंटर करने तक में अगर फोर्स लगा दे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यानी इनर्शिया को देखा जाता है 3 फॉर्म में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।